नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी हफ्ते भर में दुनिया भर की वो सभी अहम खबरें जिनका है आपसे सरोकार। अगले आधे घंटे में खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, कूटनीति की, सामाजिक उथल पुथल की और झांकी होगी फिल्म, संगीत, कला जगत की। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सीरिया में शांति बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आम राय से प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रस्ताव में असद के भविष्य पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं। यमन में संघर्ष विराम का खुल्ला उल्लंघन। सऊदी गठबंधन और हूती विद्रोहियों के बीच खूनी झड़प में कम से कम 68 लोगों की मौत। दक्षिण चीन सागर का माहौल फिर से गरमाया। क्षेत्र में अमेरिकी विमान के आने और ताइवान को हथियार मुहैया कराने से चीन खफा। कहा, उकसाने का काम कर रहा है अमेरिका। विश्व व्यापार संगठन की बैठक में धनी देशों के कृषि सब्सिडी में कमी लाने पर नहीं बनी सहमति। किसानों को अधिक मात्रा में आयात से संरक्षण को मिली मंजूरी। पेशावर आर्मी स्कूल में हुए हमले की पहली बरसी पर छात्रों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की जताई प्रतिबद्धता। हमलावर दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का लिया संकल्प। और सबसे पहले रुख करते हैं एशिया का, जहां सीरिया पर छाए युद्ध के बादलों के छटने की उम्मीद जगी है, लेकिन दक्षिण चीन सागर में आशंका के बादल भी मंडराने लगे हैं। सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध के खत्म होने के आसार दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी मिली है जिसमें संघर्ष विराम करने, वार्ता करने और जनता द्वारा खुद का और देश का भविष्य तय करने की बातें शामिल हैं। हालांकि प्रस्ताव में राष्ट्रपति बशर अल असद के भविष्य को लेकर कोई साफ बात नहीं कही गई है। लेकिन अगर प्रस्ताव अमल में आया तो उम्मीद है कि सीरिया में जारी अस्थिरता काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। जंग की आग में झुलस रहे सीरिया को शांति बहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए संबंधित देशों के बीच सहमति बन गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। प्रस्ताव में सीरियाई सरकार और विपक्ष के बीच जनवरी की शुरुआत में वार्ता कराने और संघर्ष विराम लागू कराने का समर्थन किया गया है। अपने देश का भविष्य खुद वहां की जनता तय करेगी, जिसके लिए 18 महीनों के भीतर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में चुनाव कराने की समय सारणी तय की गई है। हालांकि राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन को लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है। पश्चिमी देश असद से पद छोड़ने की मांग कर चुके हैं, जबकि चीन और रूस का मानना है कि शांति बहाली की वार्ता के लिए ये मांग फिलहाल जायज नहीं है। प्रस्ताव पर असद के समर्थक और विरोधी दोनों देशों की सहमति है। अमेरिका ने प्रस्ताव को मील का पत्थर करार दिया है। वर्तमान स्थिति को देखकर हमारा मानना है कि सीरिया में आप शांति स्थापित नहीं कर सकते। आप वहां गृहयुद्ध को खत्म नहीं कर सकते जब तक असद की सरकार को वहां के लोग अपना समर्थन नहीं देते। सीरिया के लोगों को खुद अपने भविष्य का फैसला करना है। बाहरी देशों द्वारा निर्णय लेकर वहां की समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमन को लेकर सहमति तो जरूर बन गई, लेकिन सबसे बड़ा मसला अब भी बाकी है कि किस समूह को आतंकी करार दिया जाए और किस ग्रुप को सीरिया सरकार के साथ बातचीत में शामिल किया जाए। हालांकि जॉर्डन को ऐसे समूहों की सूची तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। शांति बहाली की ये रूपरेखा वियना सम्मेलन में तैयार की गई थी। इस सम्मेलन में सीरिया समर्थक ईरान और रूस समेत 19 देशों ने शिरकत की थी। सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों और संयुक्त राष्ट्र ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत सीरिया में मई 2016 तक युद्ध विराम पर सहमति बने और चुनाव कराए जाएं। सीरिया युद्ध में अब तक 2.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 20 लाख से ज्यादा अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर हो रहे आतंकवाद की जब थू-थू होने लगी तो खुद बड़े और इस्लामी मुल्कों ने मिलकर इस नासूर को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। आईएस के खिलाफ सऊदी अरब की अगुवाई में मुस्लिम जगत के देशों ने गठबंधन बनाया है। गठबंधन बनने से पूरे मध्य एशिया में पर्दे के पीछे चल रही शिया सुन्नी की लड़ाई अब खुलेआम सैन्य लामबंदी में तब्दील होती दिखाई दे रही है। हर उस संगठन के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी जो जमीन पर आतंक का बाजार गर्म करते हैं।
चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, मसलन यानी मुसलमानों के किसी भी गिरोह से हो, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जवाब देने के लिए सऊदी अरब ने 34 देशों के सैनिक संगठन के गठन का ऐलान किया है। सैनिक मोर्चे में अरब देशों के अलावा अफ्रीका और एशिया के मुस्लिम देशों को भी शामिल किया गया है। मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान जैसे बड़ी सेनाओं वाले देश भी इसका हिस्सा हैं। लेकिन ईरान, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया को इसमें जगह नहीं दी गई है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि ये संगठन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाइयों को कैसे अंजाम देगा। अब तक सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और प्रमुख देशों के साथ समन्वय करने की बात सामने आई है। संगठन का मुख्यालय रियाद होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम मिलकर ऐसे संगठनों को खत्म करने में कामयाब होंगे। अमेरिका और रूस ने सऊदी अरब के इस सैनिक महागठबंधन का स्वागत किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी देश आतंक के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे ताकि धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह न किया जा सके। आतंक से जूझते अफगानिस्तान में निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार है, जबकि दमिश्क और बगदाद की सरकारों को ईरान का करीबी समझा जाता है। गठबंधन के जरिए आईएस और दूसरे आतंकी संगठनों को कड़ा संदेश देने के साथ साथ सुन्नी देशों को एक मंच पर लाकर सऊदी अरब अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी ईरान को अपने रसूख का एहसास कराना चाहता है। इलाके में ईरान और सऊदी अरब के बीच वर्चस्व की लड़ाई को अपरोक्ष रूप से शिया और सुन्नी के बीच विरोध को माना जाता है। अब सुन्नियों के बाकायदा सैनिक गठबंधन के गठन से ये क्षेत्र परोक्ष रूप से शिया और सुन्नी में बढ़ता दिख रहा है। सऊदी अरब पहले से ही एक सैनिक गठबंधन के तहत यमन में शिया विद्रोहियों पर हमला बोले हुए है। हालांकि वहां अब युद्ध विराम के संकेत मिल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सऊदी अरब के लिए आईएस बहाना हो, लेकिन सीरिया असल निशाना हो। सऊदी अरब की सीमा से लगे पश्चिमोत्तर यमन में हूती विद्रोहियों और सरकारी सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई। संघर्ष हरात शहर के करीब हुआ, जिसे 2 दिन पहले सरकारी सेना ने अपने कब्जे में लिया था। यह संघर्ष ऐसे समय में हुआ जब संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से संघर्ष विराम लागू है और स्विट्जरलैंड में बातचीत भी जारी है। अगर एक और मुस्लिम देश आतंकवाद के खिलाफ लामबंद हो गए हैं, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आईएस और अलकायदा संगठनों की कमर तोड़ने का एक और रास्ता निकाला है। सुरक्षा परिषद ने ऐसे आतंकी संगठनों के पैसे के सभी स्रोतों को नष्ट करने के लिए आम राय से एक प्रस्ताव पारित किया है। ताइवान, चीन और अमेरिका के रिश्तों में कोई भी कोण आए, किसी न किसी को दिक्कत होने लगती है। अब देखिए, चीन ताइवान की नजदीकियां क्या बढ़ी कि कहीं खटास भी आने लगी। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो चीन को उकसाने वाले गंभीर कदम उठा रहा है और यह आरोप दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीपों के पास अमेरिकी बमवर्षक विमानों के उड़ान के बाद लगाए गए हैं। चीन और ताइवान की दोस्ती अभी परवान भी नहीं चढ़ पाई थी कि नया बखेड़ा खड़ा हो गया। अमेरिका द्वारा ताइवान को करीब 12,000 करोड़ के हथियार बेचने का मामला सामने आया तो चीन की भवें तन गई। अमेरिका और चीन आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। चीन के माथे पर बल की वजह हथियारों की वो खेप है जिसपे 2 युद्धपोत, टैंक भेदी मिसाइलें, TOW-2B टैंक भेदी मिसाइलें, AAV-7 एम्फीबियंस हमला वाहन और अन्य सैन्य साजो सामान शामिल है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है। ऐसे में किसी देश द्वारा उसे हथियार मुहैया कराने को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन मानता है। लिहाजा चीन में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब कर मामले पर कड़ा रुख जताया गया। चीन यहीं रुकता नहीं दिखाई दे रहा। चीन व्यापार से जुड़ी अमेरिकी कंपनियों पर अपने देश में प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रहा है। हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वो ताइवान को हथियार ना बेचे। अमेरिका को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो दोनों देशों के संबंधों पर असर डालता हो। अमेरिका ने कहा कि इससे एक चीन की अमेरिका नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। ताइवान को यह हथियार आत्म सुरक्षा के मद्देनजर दिए जा रहे हैं। उधर विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन को अब ऑस्ट्रेलिया से भी चुनौती मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने एक टोही विमान चीन सागर के करीब भेज दिया है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन एक कृत्रिम द्वीप बनाकर
उसका इस्तेमाल कथित तौर पर सैन्य ठिकाने स्थापित करने में कर रहा है, जिसका विरोध अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश कर रहे हैं। अक्टूबर में अमेरिका ने चीन के वर्चस्व को चुनौती देते हुए इस इलाके के 12 नॉटिकल मील अंदर तक अपना जंगी बेड़ा भेजा था। दक्षिण चीन सागर में प्रभुत्व को लेकर भी चीन का अपने पड़ोसी देशों वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान से अक्सर टकराव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में ताइवान को अमेरिकी हथियारों की नई खेप मिलने से चीन की झुंझलाहट बढ़नी स्वाभाविक है। फिलीपींस में तूफान मेलर का कहर जारी है। तूफान से मरने वालों की संख्या 41 तक पहुंच गई है। पूरे फिलीपींस में लगातार बारिश हो रही है और सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। जापान में महिलाओं को शादी के बाद भी अपने पति का सरनेम लगाना ही होगा। सरनेम को लेकर छिड़ी बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि देश का संविधान लैंगिक समानता को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन शादी के बाद जोड़े का एक ही सरनेम होना जरूरी है। दरअसल महिलाओं ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर 1896 से लागू परंपरागत कानून को बदलने की मांग की थी। एक और जापान में महिलाओं को पति के उपनाम से नहीं मिली राहत, तो वहीं केन्या की राजधानी नैरोबी में WTO की बैठक में विकासशील देशों के किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिल गई है। केन्या की राजधानी नैरोबी में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में विकासशील देशों को किसानों को अधिक मात्रा में आयात से संरक्षण देने के लिए विशेष सुरक्षा मानकों को उपयोग में लाने को मंजूरी हासिल हो गई है। 5 दिन की गहन बातचीत के बाद शनिवार को व्यापार मंत्रियों ने विश्व व्यापार संगठन में अपनी बातचीत पूरी कर ली। हालांकि इसमें धनी देशों को घरेलू सब्सिडी पर रोक लगाने के लिए कहे जाने को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं लगाई गई है। खून खराबे के कारण सुर्खियों में बना रहना नाइजीरिया की नियति बन चुका है, लेकिन इस बार सुर्खी की वजह कोई आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि खुद वहां की सेना का कारनामा है। बताते हैं कि मामूली सी झड़प के बाद सेना की बंदूकें धार्मिक जुलूस पर तन गई, दनादन गोलियां चली और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बोको हराम के बेरहम हमलों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाला देश नाइजीरिया एक बार फिर खबरों में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर अमेरिका तक मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। इस बार खून खराबे का आरोप किसी आतंकी संगठन पर नहीं बल्कि सेना की वर्दी पर लगा है। दरअसल शनिवार को जरिया शहर की सड़कों पर शिया मुसलमानों का एक धार्मिक जुलूस चल रहा था। उसी बीच वहां से सेना अध्यक्ष का काफिला गुजरा। किसी बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। सेना ने बंदूक का मुंह जुलूस की ओर मोड़ दिया, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि सेना ने लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार तो की है, लेकिन शिया समुदाय के आंकड़ों को खारिज कर दिया है। सेना ने इस्लामिक मूवमेंट के मुखिया इब्राहिम अल ज़कज़की को भी निशाना बनाया। उनके कार्यालय पर हमला बोल दिया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ज़कज़की ने 1980 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। मकसद शिया इस्लाम का प्रचार था, लेकिन विरोधियों की माने तो ये लोग देश में ईरान तर्ज पर इस्लामी गणराज्य स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कुछ महीने पहले सत्ता में आए बुहारी पर रक्षा सौदों में हेराफेरी का आरोप दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। विरोधी सोशल मीडिया पर हल्ला बोलते इसे बुहारी गेट की संज्ञा दे रहे हैं। वहीं विपक्ष उनके इस्तीफे पर अड़ा है। उधर एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अबुजा की एक अदालत ने अलगाववादी नेता ननमणि कानू को रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने उन पर लगे सभी आरोपों को भी हटाने को कहा है। ननमणि कानू कई महीनों से हिरासत में थे। उन पर देश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में स्थित बिafra की स्वतंत्रता के लिए काम करने का आरोप है। रवांडा में हुए एक जनमत संग्रह में जनता ने भारी मतों से संविधान संशोधन को मंजूरी दी है। अब राष्ट्रपति पॉल कागामे 2034 तक देश पर एक छत्र राज कर सकेंगे। रवांडा अगर अजीब तरह के जनमत संग्रह से सुर्खियों में है, तो वहीं यूरोप में हाल के कई चुनावों में दक्षिणपंथी पार्टियों को मिली बढ़त खासी चर्चा का विषय है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया भर में जबरन विस्थापित किए जाने वालों की संख्या इस साल रिकॉर्ड 6 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है। शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने यूरोप से शरणार्थियों को बसाने के लिए एक विशाल कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। तुर्की द्वारा गिराए गए रूस के विमान के ब्लैक बॉक्स का मेमोरी कार्ड बुरी तरह क्षतिग्रस्त पाया गया है।
ब्लैक बॉक्स को चीन और ब्रिटेन के विशेषज्ञों की मौजूदगी में शुक्रवार को मॉस्को में खोला गया। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर दोहराया है कि तुर्की द्वारा विमान का गिराया जाना उसका अतिवादी कदम था और रूस मैदान छोड़कर भागने वाले देशों में नहीं है। समता, न्याय और लोकतंत्र की बात करने वाले यूरोप में इन दिनों एक नई बयार देखने को मिल रही है। तेजी से यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन महसूस किया जा रहा है। बढ़ती आतंकी घटनाएं, शरणार्थी समस्या कुछ ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से कई देशों में दक्षिणपंथी पार्टियों की सियासत को जनता हाथों हाथ ले रही है। फ्रांस में पहले दौर के क्षेत्रीय चुनाव में जीत दर्ज करने वाली दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल फ्रंट के समर्थकों के चेहरों पर दूसरे दौर के नतीजे भले ही मुस्कुराहटें नहीं बिखेर पाए हों, लेकिन पार्टी ने अपनी दमदार मौजूदगी का एहसास तो करा ही दिया। पार्टी का भले ही खाता नहीं खुला हो, लेकिन पहले चरण में 28% वोट हासिल कर बदलाव की ओर इशारा कर दिया है। ये बदलाव युवाओं के रुझान को दर्शाता है। ये राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन अकेले फ्रांस में ही नहीं बल्कि तकरीबन पूरे यूरोप में महसूस किया जा रहा है। बढ़ती आतंकी घटनाएं यूरोप के लिए सिरदर्द बनी शरणार्थी समस्या इस बदलाव की मुख्य वजह मानी जा रही हैं। यूरोपीय देशों में स्वीडन शरणार्थियों को पनाह देने में अव्वल रहा है, लेकिन दक्षिणपंथी पार्टी स्वीडन डेमोक्रेट्स को ये मेहमान नवाजी रास नहीं आई, लिहाजा उसने शरणार्थियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस विरोध का नतीजा ही था कि अचानक उसके समर्थकों की बाढ़ आ गई और 2006 में महज 2.9% वोट हासिल करने वाली पार्टी इस साल 20% मतदान पाने में सफल रही। एसडी स्वीडन की अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऑस्ट्रेलिया, इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क और पोलैंड में भी दक्षिणपंथी पार्टियों की लोकप्रियता में इजाफा देखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में हुए विधानसभा के चुनाव में फ्रीडम पार्टी को 24% वोट मिले, जिसमें कम उम्र और कम पढ़े लिखे वोटरों की संख्या अधिक थी। यहाँ भी शरणार्थी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और स्थानीय लोगों को डर है कि ये लोग नौकरियों पर कहीं कब्जा न कर लें। शरणार्थियों की बड़ी तादाद जर्मनी पहुंचने से यहाँ के लोगों में भी गुस्सा देखा गया। शरणार्थी शिविरों को आग भी लगाई गई, लेकिन नौजवानों का रुझान दक्षिणपंथी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। जानकारों का मानना है कि यूरोपीय समाज में बढ़ते दक्षिणपंथी रुझान लोकतंत्र और आजाद विचारों वाले समाज के लिए बड़ा खतरा है, जिससे निपटने के लिए मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों को युवाओं और दूसरे तबके के लोगों के मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना होगा। वेटिकन सिटी ने भारत में लंबे समय तक सामाजिक सेवा कार्य चलाने वाली मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने का ऐलान किया है। उन्हें अगले साल रोमन कैथोलिक चर्च की संत की उपाधि से नवाजा जाएगा। वेटिकन और मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने पोप फ्रांसिस द्वारा मदर टेरेसा के दूसरे चमत्कार को मान्यता देने के लिए शुक्रवार को इसकी घोषणा की। चमत्कार को मान्यता मिलने के बाद अब जहां मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी जा रही है, तो वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के दावेदारों को किसी चमत्कार का ही इंतजार है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने अपने कर्मचारियों द्वारा दूसरी दावेदार हिलरी क्लिंटन के प्रचार अभियान से आंकड़े चुराए जाने पर माफी मांगी है। उन्होंने माना कि 2 मौकों पर आंकड़ों की हेराफेरी हुई। हालांकि सैंडर्स ने कहा कि ऐसा सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनी की गलती से हुआ है। कनाडा के रेजिडेंशियल स्कूलों में वहां के निवासियों के बच्चों के साथ करीब 1 सदी तक अत्याचार होता रहा। सभ्यता सिखाने के नाम पर बच्चों को जबरन उनके माता पिता से छीनकर रेजिडेंशियल स्कूलों में डाल दिया जाता था। यह सिलसिला 1996 तक चला। हो हल्ला मचा तो जांच हुई। जुल्म की कहानी सबके सामने आई। जांच आयोग ने अत्याचार के इस कायराना हरकत को सांस्कृतिक नरसंहार बताया। मासूम बच्चों से मारपीट, बिस्तर पर पेशाब करने वाले बच्चों के मुंह पर गंदी चादर रगड़ देना, यौन शोषण, मानसिक पीड़ा, मुजरिमों जैसा सुलूक ये किसी जेल का मंजिर नहीं बल्कि कुख्यात इंडियन रेसिडेंशियल स्कूलों का है, जहां यह सिलसिला लगभग 2 सदियों तक चलता रहा। कनाडा के मूल निवासियों के बच्चों को सभ्यता सिखाने के नाम पर उन्हें मां बाप से छीनकर उन्हें इन स्कूलों में डाल दिया जाता था।
हाकिमों को डर था कि कहीं ये बच्चे अपने पूर्वजों की परंपरा न सीख लें जो इन्हें पसंद न थी। लाखों बच्चों को जबरदस्ती इन स्कूलों में ठूंस दिया गया, जहां उन्हें तथाकथित यूरो कनेडियन सभ्यता की सीख दी जाती रही। यही वजह है कि इस जोर जबरदस्ती को सांस्कृतिक नरसंहार भी कहा जाता है। शिक्षा देने के नाम पर 1800 से 1996 के बीच लगभग 1.5 लाख बच्चों को रखा गया। अमानवीय सलूक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान 3200 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वैसे इन स्कूलों को सरकार चलाती थी, लेकिन देखरेख का जिम्मा चर्च के पास था। लिहाजा मामले में गठित आयोग की रिपोर्ट में शोषण की दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आईं तो वेटिकन से माफी मांगने की मांग जोर पकड़ने लगी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुद अत्याचार के लिए माफी मांगने के साथ आयोग की 94 सिफारिशों को लागू करने पर सहमति भी जताई है। साथ ही उन्होंने पोप से माफी मांगने के लिए आग्रह करने का भरोसा भी दिलाया है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने भी अबोरिजिनल कहे जाने वाले इस मूल कनाडाई समाज से माफी मांगी थी। रेजिडेंशियल स्कूलों की सच्चाई जानने के लिए 2008 में एक आयोग गठित किया गया था, जिसके रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री ट्रूडो ने समुदाय के पुनर्वास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जाहिर है जख्म गहरे हैं, भरने में समय लगेगा। अब दुनिया के दिल में बात करते हैं पाकिस्तान के उस स्कूल की जो साल भर पहले लहूलुहान हो गया था। पिछले साल इंसानी शक्ल में आए भेड़ियों के एक झुंड ने इस स्कूल पर हमला कर हंसती खेलती मासूम जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन अब इस स्कूल के बच्चों ने बंदूक का मुकाबला कलम से करने का फैसला किया है। अब इन बच्चों ने उनके बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया है जिन्होंने इन्हें जख्म दिया था, ताकि आने वाली इनकी नस्लें फिर कभी इंसानियत को लहूलुहान न कर पाएं। वेलकम बैक टू स्कूल। स्कूल में रौनक लौट आई है। गोलियों के निशान भले ही मिट गए हैं क्योंकि दीवारों को रंग रोगन कर दिया गया है, लेकिन अफसोस कि कापियों पर खून के धब्बे अब भी ताज़ा हैं, जो बताते हैं कायरों, हैवानों और दरिंदों का एक गिरोह आया था, मासूम नौनिहालों पर टूट पड़ा था। एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई थी। सूरज आज भी हैरान है। उसने अपनी रोशनी में कई बार जुल्म होते देखा था, लेकिन पेशावर के आर्मी स्कूल में जो कुछ देखा वो शायद पहली बार था। जहां मासूमों की खिलखिलाहट होती थी वहां मातम था, जहां तालीम की रोशनी होती थी वहां खून के छींटे थे। अबोध बच्चों की खता बस इतनी सी थी कि ये तालीम हासिल कर रहे थे, जो दहशत के सौदागरों को पसंद न था। ये अलग बात है कि ये वहशी खुद को तालिबान कहते हैं, जिसके शाब्दिक मायने पढ़ने वाले होते हैं। ये सही हो सकता है कि तालिबान ने पढ़ा हो, लेकिन पढ़ा है तो बस दहशतगर्दी का पाठ। अगर कुछ लिखा है तो रोशनाई से नहीं बल्कि खून से। नफरत और दहशत के पैरोकारों को इन्हीं के जख्मों से लाल नौनिहालों ने पाठ पढ़ाने का सोचा है। दहशत की जगह मोहब्बत का पाठ, तंग नज़रिए की जगह दरियादिली का पाठ, रूढ़िवाद की जगह प्रगतिशीलता का पाठ। ये कवायद है नन्हे हाथों से वक्त की खुरदुरी ज़मीन पर विश्वास बहाली की नई इबारत लिखने की। साथ ही कोशिश है कि अगर आज इनके हाथों में बंदूक है तो आने वाली नस्लों के हाथ में कलम हो। इन नौनिहालों के हौसलों और जज्बों की उड़ान को क्या कहिए। इन्होंने सब गम भुलाकर बस एक ही राग ठाना है। हर दिल में एक ही तराना है कि दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है।
दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। पेशावर आर्मी स्कूल के बच्चे नई इबारत लिख रहे हैं। तो खबर दुनिया के कार्यक्रम में आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी का पता है khabarduniaki@gmail.com। और अंत में आपको छोड़ जाते हैं चीन के सान्या में आयोजित हुए मिस वर्ल्ड 2015 समारोह के झलकियों के साथ, जहां मिस वर्ल्ड का ताज स्पेन की मिरिया लालागुना रोयो के सिर पर बंधा। आप उठाइए इन नज़ारों का लुत्फ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन। नमस्कार। And Miss World 2015 is Spain.